सोचिए, सैकड़ों अलग अलग रियासतें और उनसे बनाना है एक देश। ये कैसे होता है? आज हम इसी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें टकराव भी था और एक ऐसा दृढ़ संकल्प भी जिसने आज के भारत की नींव रखी। साल था 1947। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे, पर वो पीछे एक देश नहीं, बल्कि आप यकीन करेंगे 562 से भी ज्यादा रियासतों का एक उलझा हुआ नक्शा छोड़ गए थे। हर रियासत का अपना राजा, अपना कानून, अपनी मर्जी। तो सवाल ये था कि इतने सारे टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, ये भारत के वजूद का सवाल था। एक डर था, एक बहुत ही असली डर, कि कहीं देश बनने से पहले ही बिखर ना जाए। और इसी बड़ी चुनौती के बीच एक रियासत ऐसी थी जो सबसे बड़ी थी, सबसे अमीर भी, हैदराबाद। उसने भारत के साथ जुड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने एक अलग ही रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो उसे सीधे सीधे नए नए बने भारत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, हैदराबाद कोई मामूली रियासत नहीं थी, वो अपने आप में एक देश जैसी थी। उसके शासक थे निजाम मीर उस्मान अली खान। और सोचिए, उनकी अपनी फौज थी, अपने सिक्के चलते थे, यहाँ तक कि अपनी डाक व्यवस्था भी थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। यहाँ इस कहानी का असली तनाव छिपा है। निजाम तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी जो प्रजा थी उसमें से लगभग 85% हिंदू थे। मतलब एक छोटा सा मुस्लिम अभिजात वर्ग एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी पर राज कर रहा था। ये जो असंतुलन था, इसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस बिखरे हुए भारत को एक करने का ये मुश्किल काम किसके हिस्से आया? ये जिम्मेदारी आई एक ऐसे इंसान के कंधों पर जिन्हें हम आज उनकी फौलादी इच्छा शक्ति के लिए जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने खुद कहा था, आपने एक साधारण किसान को उस सबसे ऊंचे पद पर बिठाया है जिसकी कोई भी भारतीय बस इच्छा ही कर सकता है। मतलब वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और अब उनके सामने ये पहाड़ जैसी चुनौती थी, इन सारी रियासतों को और ख़ास तौर पर इस जिद्दी हैदराबाद को भारत में शामिल करने की। और हाँ, उन्हें सरदार की उपाधि किसी विरासत में नहीं मिली थी। ये खिताब तो उन्हें बारडोली की महिलाओं ने दिया था, जब उन्होंने किसानों के हक के लिए एक सफल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो आम लोगों के लिए लड़कर ही नेता बने थे। और यही तजुर्बा था जिसने देश की एकता को लेकर उनके नजरिए को फौलादी बना दिया था। पटेल का मानना बिल्कुल साफ था, एक टूटा फूटा बटा हुआ भारत मतलब एक कमजोर भारत, और देश की एकता पर, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। उनके लिए भारत के ठीक बीचों बीच एक आज़ाद हैदराबाद का होना ये नामुमकिन था। उन्होंने तो इसे भारत के पेट में कैंसर तक कह दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम भी अपनी जिद पर अड़े थे। उनका झुकने का कोई इरादा नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये बातचीत का दौर खत्म हुआ और एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। यहाँ देखिए, दोनों तरफ के लक्ष्य बिल्कुल अलग थे। भारत चाहता था राष्ट्रीय एकता, वो देश को और टुकड़ों में बंटने से रोकना चाहता था। वहीं हैदराबाद, वो पूरी तरह से आज़ाद होना चाहता था, यहाँ तक कि वो गोवा के जरिए समंदर तक का रास्ता और पाकिस्तान के साथ साठगांठ करने की फिराक में भी था। मतलब टकराव तो होना ही था। और निजाम की इस जिद के पीछे एक बहुत ही खतरनाक ताकत खड़ी थी, रज़ाकार। ये कासिम रिजवी के नेतृत्व में करीब 2 लाख लोगों की एक प्राइवेट आर्मी थी। सोचिए, एक निजी सेना। इन्होंने इस्लामी हुकूमत बनाए रखने की कसम खाई थी और हिंदुओं की हत्या और गैर मुस्लिमों की संपत्ति लूटकर पूरे इलाके में आतंक का माहौल बना दिया था। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए और रज़ाकारों की हिंसा बढ़ती ही चली गई, तो भारत सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया, और वो फैसला था सैन्य कार्रवाई का। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन पोलो। अगर हम फौजी ताकत की बात करें तो भारतीय सेना के करीब 35,000 जवान थे। हैदराबाद की अपनी सेना में 22,000 थे, लेकिन उनके पास थे करीब 2 लाख रज़ाकार। ये रज़ाकार कोई ट्रेंड सैनिक नहीं थे, लेकिन ये बहुत कट्टर थे। तो ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये हालात को काबू में करने और लोगों को बचाने की भी लड़ाई थी। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, भारत ने इसे युद्ध का नाम नहीं दिया, इसे कहा गया पुलिस एक्शन। मतलब ये एक ऐसी कार्रवाई थी जो कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करने और रज़ाकारों के आतंक को खत्म करने के लिए की जा रही थी।
दुनिया को दिखाने के लिए भी ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। और ये एक्शन बहुत ही तेजी से हुआ। आप देखिए, 13 सितंबर को भारतीय सेना 2 तरफ से हैदराबाद में दाखिल हुई। 14 को वायुसेना ने भी मदद की और औरंगाबाद जैसे बड़े शहर पर कब्जा हो गया। 15 सितंबर तक तो हैदराबादी सेना पूरी तरह से पीछे हट रही थी और आखिरकार सिर्फ 5 दिन बाद 17 सितंबर को निजाम ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और हैदराबादी सेना ने सरेंडर कर दिया। बस 5 दिन में सब खत्म। लेकिन फौज की ये जीत कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का एक बहुत ही दुखद और स्याह पहलू है। इसके बाद एक दौर आया अराजकता और भयानक हिंसा का, जिसमें सालों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। और फिर देखिए क्या गजब का मोड़ आया। 23 सितंबर को खुद निजाम ने रेडियो पर एक भाषण दिया। वही निजाम जिन्होंने रजाकारों को बढ़ावा दिया था। अब भारतीय सेना के आने के बाद वो कह रहे थे कि इस गुट ने हिटलर के जर्मनी की याद दिलाने वाले तरीकों से राज्य पर कब्जा कर लिया था और उन्हें बेबस बना दिया था। कमाल का पलटा था ये। तो पुलिस एक्शन के खत्म होते ही बदले की भावना से क्रूर हत्याओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। इस बार निशाना बने मुसलमान, क्योंकि लोगों में रजाकारों के अत्याचारों को लेकर बहुत गुस्सा था। इसी सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए भारत सरकार ने पंडित सुंदरलाल कमेटी बनाई। इस कमेटी की रिपोर्ट उसे कई दशकों तक सामने नहीं आने दिया गया, और जब वो आई तो उसमें एक बहुत ही भयानक आंकड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में करीब 30 से 40 हजार आम नागरिक मारे गए थे और इनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। ये आंकड़ा हमें एकीकरण की एक बहुत बड़ी और दुखद कीमत के बारे में बताता है। तो इस तरह आत्मसमर्पण के साथ हैदराबाद राज्य आखिरकार भारत का हिस्सा बन गया। सरदार पटेल का एक अखंड भारत का सपना तो पूरा हो गया और वो पहेली का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ गया। लेकिन जैसा हमने देखा, इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। तो हैदराबाद की ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि आखिर एक देश की एकता को कैसे बनाया जाता है और उसकी असली कीमत क्या होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के इतिहास में कहीं न कहीं गूंजता है।